ओके, अच्छा हो गया ये भी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स की कुछ फैमिलीज होती हैं, ठीक है, या आप ये समझ लो कि ग्रुप्स होते हैं। तो उन ग्रुप्स के मुताबिक हमें डिसीजन करना होता है कि किस मार्केट कंडीशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस मार्केट कंडीशन में हमें किस ग्रुप का इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेंजिंग मार्केट को ट्रेड करना खासा मुश्किल काम है। अच्छा खासा तजर्बा होने के बाद आप रेंजिंग मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, तजर्बा होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, बट पहले नहीं। तो किस बेस पे ट्रेड किया जा सकता है रेंजिंग मार्केट को? ऑसिलेटर्स की बेस पे, ठीक है, ऑसिलेटर्स की बेस पे हम रेंजिंग मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑसिलेटर क्या होते हैं, देखते हैं इस पे क्या होता है। होता ये है कि कुछ प्राइस के ऊपर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाने के बाद कोई भी इंडिकेटर डेवलप होता है। ठीक है, तमाम के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं ये सम हाउ लैग करते हैं और ये प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर सम कैलकुलेशन ये हमें लीडिंग लीडिंग कुछ इशारे दे रहे होता है। ठीक है, जिनको हमें जब हम इनको प्रॉपर जब तक हम देखते नहीं हैं, कुरैशी साहब का माइक ऑन है। सो हमारा जो देखने का अंदाज है किसी भी ऑसिलेटर को या ट्रेंडिंग इंडिकेटर को, वो एक्चुअली हमें लीडिंग बनाता है या उस इंडिकेटर को लीड बनाता है, लीडिंग इंडिकेटर बनाता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इंडिकेटर लैग कर रहे होते हैं। तो बात हो रही थी कि ऑसिलेटर क्या होता है। फैमिलीज की बात की जाए तो फैमिलीज जो है वो कुछ तरह की फैमिलीज होती है जिनमें रेंजिंग, हेलो, ठीक है, अच्छा, जिनमें रेंजिंग मार्केट को हम देखने के लिए ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर, लेट से, इंडिकेटर हम ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक प्राइस चार्ट आ रहा होता है और इसी के नीचे एक इंडिकेटर विंडो आती है। ठीक है, अब इंडिकेटर विंडो में क्या होता है कि यहाँ पे लाइक कोई मूविंग एवरेज हम इसे कह सकते हैं। मूविंग एवरेज कुछ दो पॉइंट्स के बीच में ही ट्रैवल कर रही है। मान लेते हैं इसको 100 और इसको मान लेते हैं 0। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑसिलेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऑसिलेटर होता क्या है कि लाइक, चले आपको इजीली समझ में आएगा। पेंडुलम आपने देखा होगा। पेंडुलम क्या करता है, यहाँ पर एक धागे के साथ इस तरह से एक छोटा सा बाट सा कह लो आप, या छोटा सा पत्थर अगर बांध के और इस तरह से इसको छोड़ दिया जाए एक साइड से, तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, फिर यहाँ से, तो क्या करता है पेंडुलम, इन दो पॉइंट्स के अंदर ही ट्रैवलिंग करता रहता है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के अंदर ही। तो ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, एग्जैक्टली पेंडुलम की तरह काम कर रहे होते हैं। यानी कि दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 100 एंड सेकेंड वन इज 0। इन दो पॉइंट्स के अंदर ही ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर की ट्रैवल करती रहती है, इसे कहते हैं ऑसिलेटर। यानी कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेशन की जा रही है। करेक्ट। सो ऑसिलेटर्स जो होते हैं, इनको हम रेंजिंग मार्केट में भी देख सकते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में भी देख सकते हैं। मैं जो आज आपको खास पॉइंट जो बताने वाला हूँ कि किस मार्केट कंडीशन में आपने कौन सा इंडिकेटर यूज करना है और किस मार्केट कंडीशन में आप ऑसिलेटर्स को यूज करोगे। ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट, यानी कि आज का जो कंक्लूजन होने वाला है वो ये है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स की डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ये एक ट्रेंडिंग फैमिली से बिलोंग करता है।
ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स की फैमिली कह लो या ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज एडीएक्स। ठीक है, यानी कि अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिकेटर ट्रेंडिंग फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका ये मतलब है कि हम रेंजिंग में इस इंडिकेटर को नहीं देखेंगे। तो साबित क्या हुआ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेंडिंग है या रेंजिंग है, और वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको पिछली क्लासों में सिखा चुका हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मार्केट की करंट कंडीशन देखी, ट्रेंडिंग चल रही है या रेंजिंग चल रही है। उसके बाद जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम इंडिकेटर्स की सिलेक्शन करते हुए अपने लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। एडीएक्स ट्रेंडिंग फैमिली से बिलोंग करता है। मैं आपको चले थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी बताता हूँ, फिर MT4 पे लेके जाके अप्लाई भी करके बताता हूँ और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते हैं। ईडीएक्स में होता क्या है, कुछ तीन चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, लाइक इंडिकेटर विंडो, और इसके अंदर हमें इसे कहते हैं एडीएक्स लाइन। ठीक है, इसमें तीन लेवल्स होते हैं, 20, इसके साथ ही थोड़ा सा ऊपर 25, और ऊपर यहाँ पे 50। ये तीन लेवल्स होते हैं। अब इन तीन लेवल्स के अंदर मूविंग एवरेज जिग जैग कर रही है, जो कि हमें क्या बता रही है कि जब भी एडीएक्स लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं एडीएक्स लाइन। ठीक है, जब भी एडीएक्स लाइन 20 के लेवल से नीचे है तो हम मानते हैं कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडीएक्स की लाइन 20 के लेवल को नीचे से ऊपर ऐसे, यानी कि ये 20 का लेवल था और एडीएक्स नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, क्रॉस करे, तो हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला है, कोई ट्रेंड आ रहा है। कोई का वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी बुलिश या बेरिश ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद 25 का यहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसे ही प्राइस 25 के लेवल को नीचे से ऊपर क्रॉस करे, यानी कि 20 का लेवल तो यहाँ पे था ना नीचे, और इसे क्रॉस करके मार्केट ऊपर आ चुकी है, प्राइस ऊपर आ चुकी है, और जैसे ही 25 का लेवल भी क्रॉस हुआ तो हम ये मानते हैं कि जो भी ट्रेंड आ रहा था, कब आ रहा था, जब ये क्रॉस ओवर हुआ, तो हमने क्या माना था कि कोई ट्रेंड आ रहा है। जैसे ही 25 का क्रॉस ओवर हुआ तो हम ये मानते हैं कि जो भी ट्रेंड आ रहा था, अब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, यानी कि एडीएक्स की मदद से हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या फिर नो ट्रेंड है, मतलब कोई ट्रेंड है ही नहीं। हमें एडीएक्स ये भी बताता है कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड है या नहीं है। ठीक है, कोई ट्रेंड आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर ट्रेंड आ रहा था तो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। करेक्ट। इसके अलावा एक बहुत खास चीज, बहुत मजे की बात, कि ट्रेंड आ रहा था, वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद ये जो ट्रेंड चल रहा था ये एग्जॉस्ट हो जाए, तो ये 50 का लेवल हमें क्या बताता है, जैसे ही प्राइस आई मीन एडीएक्स वैल्यू 50 को लेवल को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, तो हम ये समझते हैं कि जो भी ट्रेंड था इसके पीछे, प्राइस में हम जो देखेंगे, जो भी ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। तो एग्जॉस्ट होने से क्या मतलब है कि अब रिवर्सल करीब है या पुल बैक आने वाला है। दोनों बातें हो सकती है, मतलब एक्चुअली तीन बातें होती हैं। पहला ये होता है कि रिवर्सल, दूसरा होता है पुल बैक, और तीसरा होता है रेंजिंग मार्केट। यानी कि जब भी
एडीएक्स वैल्यू 50 के लेवल से ऊपर क्रॉस कर जाए तो या तो रिवर्सल हो जाएगा या पुल बैक आएगा। यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा था ना, लाइक बुलिश ट्रेंड था, तो मार्केट पलटेगी जरूर, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हमें उसमें देखना पड़ेगा कहाँ से पलटेगी। ठीक है। अब ये जो पलटना है ये रिवर्सल भी हो सकता है, पुल बैक भी हो सकता है। और तीसरी चीज क्या मैंने बताई कि रेंज भी चल सकती है, लाइक अप ट्रेंड था और उसके बाद ये लाइक दैट, इस तरह। यानी कि एग्जॉस्शन बताता है कि अब ये बायर्स जिन्होंने मार्केट को इतना ऊपर तक धकेला है ये थक चुके हैं, अब इनमें ज्यादा जान मौजूद नहीं है। जिससे हमें क्या अंदाजा होता है कि अब ये ट्रेंड ज्यादा आगे तक जाने वाला नहीं है। सिंपल सी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये ट्रेंड ज्यादा आगे तक नहीं चलेगा, एग्जॉस्ट हो चुका है। करेक्ट। सो रिपीट कर रहा हूं, तीन कंडीशंस। फर्स्ट, 20 के लेवल क्रॉस किया मींस के कोई भी ट्रेंड आ रहा है। 25 का लेवल क्रॉस किया मींस के ट्रेंड स्ट्रांग है। और 50 का लेवल क्रॉस किया तो मान लो कि ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है। अब अभी तक मैंने आपको कोई ट्रेंड की बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि बुलिश और बियरिश। एडीएक्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश और बेयरिश ट्रेंड का भी बता रहा होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडीएक्स में तीन लाइंस चल रही होती हैं, तीन वैल्यूज चल रही होती हैं। ठीक है। दोबारा प्लॉट कर देता हूँ। ये समझ लो एडीएक्स लाइन। अब इसके अंदर इस तरह की ना दो डॉटेड लाइंस चल रही होती है। एक होती है ग्रीन कलर की, एक होती है रेड कलर की। ग्रीन कलर उसे कहते हैं डी आई पॉजिटिव, रेड कलर कहते हैं डी आई नेगेटिव। जो ग्रीन कलर की डैश्ड लाइन है ये बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। जो रेड कलर की डैश्ड लाइन है ये सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें देखना क्या है कि जैसे ही 20 का लेवल था, जैसे ही ये नीचे से ऊपर क्रॉस हुआ तो हमें ये देखना है, यहाँ पे हमने क्या माना कि ट्रेंड आ रहा है। अब वो ट्रेंड है कौन सा, इसका जवाब ये दोनों लाइंस देंगी हमें, डी आई पॉजिटिव या डी आई नेगेटिव। हमें क्या देखना है, इन दोनों लाइंस में से ऊपर कौन सी है और नीचे कौन सी है। ठीक है। जैसा कि एक लाइन समझ लो ऐसे प्लॉट हो रही है और दूसरी लाइन समझ लो कि ऐसे प्लॉट हो रही है। ठीक है। तो इस जगह पर जब 20 का लेवल क्रॉस हुआ तो हमें क्या देखना है कि ऊपर कौन सी है इन दोनों में से, ऊपर कौन सी नीचे कौन सी है। तो इन दैट केस ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स आर इन कंट्रोल, बुल्स आर इन कंट्रोल। और बिल्कुल ऐसे ही अगर डी आई नेगेटिव ऊपर हो, डी आई पॉजिटिव नीचे हो, तो हम कहते हैं कि बियर्स जो है ये कंट्रोल में है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। MT4 की पिक्चर है, यूरो यूएसडी H4 का चार्ट। अच्छा, ये जो शायद कलर आपको अच्छे से नजर ना आ रहे हो, ये है, बल्कि मैं इसको कलर वाइज ही कर देता हूँ। ये है जी रेड लाइन, ये वाली रेड है। और ये वाली है ग्रीन। ठीक है। ये डैश लाइंस, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लाइन लगाई है। और इसके अलावा ये वाली लाइन जो सॉलिड लाइन, ये वाली, ये है एडीएक्स लाइन। हमारा जो सबसे पहला कंसर्न होता है वो इस एडीएक्स लाइन के साथ होता है। हमें ये देखना होता है कि एडीएक्स लाइन किस जगह मौजूद है। ठीक है। अब देखो 20 का ये लेवल है, यानी कि ये वाली जो डैश लाइन है ये 20 का लेवल है। ठीक है। सो एडीएक्स लाइन 20 के लेवल से नीचे ही घूम रही है, ये देखो स्टिल। तो हम क्या मान रहे हैं कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड मौजूद नहीं है। ठीक है। और ये देखो मार्केट रेंज कर रही है। उसके बाद कुछ इस जगह पर
थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, आप देख लीजिएगा इसको। कुछ इस कैंडल के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एडीएक्स की लाइन 20 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जा रही है, जिससे क्या मतलब हुआ कि मार्केट में अब कोई ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये लाइन क्रॉस हुई, उसके बाद हमने क्या देखना है कि डीआई पॉजिटिव ऊपर है या डीआई नेगेटिव ऊपर है। तो आप बताएं, इन दैट एग्जांपल डीआई पॉजिटिव ऊपर है या डीआई नेगेटिव ऊपर है? एग्जैक्टली, डीआई पॉजिटिव ऊपर है। ठीक है, सो हमें ये देखो और से देखना, इसके पहले क्या था? रेंजिंग। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी जगह पर हमें क्या अंदाजा हो गया कि मार्केट में कोई ट्रेंड आ रहा है और आने वाला ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो हमें इस रेंज के अंदर ही पता चल गया कि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है और एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है। ये जस्ट एडीएक्स का काम यहाँ पे खत्म। ठीक है, एडीएक्स का काम सिर्फ आपको ये इत्तला पहुंचाना है कि कोई ट्रेंड आ रहा है और वो कौन सा ट्रेंड होने वाला है। एंट्री एडीएक्स नहीं देता, एंट्री लेना अलग बात है, इत्तला मिल जाना अलग बात है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना। ये इसमें नजर नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ आपको ना। MP4 में लेके जाता हूँ, ये जस्ट एग्जांपल दिखाई, ये पुरानी स्लाइड है। तो ये हमने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रिवाइज की थी उसके बाद, इसलिए इसके अंदर 25 का लेवल जो है आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, हम आ गए हैं MP4 में। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम पढ़ने वाले हैं, ये तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए H1 का टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, H1 टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हमारे पास कोई भी इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं है बिकॉज जस्ट प्राइस चार्ट नजर आ रहा है। तो इंडिकेटर इंस्टॉल कैसे करेंगे? यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर्स, ट्रेंडिंग फैमिली का इंडिकेटर चाहिए, तो ये ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, ADX। ठीक है, सो यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि कलर्स कुछ वो नहीं है, मजे के नहीं है, तो इसको एडिट करते हैं। चार्ट में जाएं, इंडिकेटर लिस्ट में जाएं, सेलेक्ट करें, एडिट। हाँ, ये बड़े वो, DI पॉजिटिव, ग्रीन, DI नेगेटिव, रेड। ठीक है, लेवल्स इसके अंदर ऐड करने हैं। लेवल्स, ये तीसरे टैब के अंदर आप जाके ऐड पे क्लिक करोगे, 20 लिखने के बाद बाहर कहीं पे भी क्लिक करोगे, लेवल सेव हो जाएगा। ऐड 25, बाहर कहीं पे भी क्लिक करोगे, लेवल सेव हो जाएगा। ऐड 50, बाहर कहीं पे भी क्लिक करोगे, लेवल सेव हो जाएगा। ओके, क्लोज। अब देखो यहाँ पे, अभी भी ना ये थिन है, इसको थिक कर लेते थोड़ा सा, दोबारा से एडिट कर रहे हैं। हाँ जी, अब बेहतर है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन कौन सी है? ADX, करेक्ट। और इसके अंदर ये ग्रीन लाइन, DI पॉजिटिव, और ये रेड लाइन, DI नेगेटिव। ठीक है, आओ, मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रेंडिंग फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम ट्रेंडिंग में देखेंगे। सो अब यहाँ पे क्या चल रहा है? ये देखो, टोटली रेंज चल रही है, रेंज, सो नो इंडिकेशन, करेक्ट। हाँ, एक टिप आपको मैं दे देता हूँ। जब भी ऐसी, मतलब मार्केट बहुत दिन तक रेंज कर रही हो, बहुत दिन तक रेंज कर रही हो, तो फिर आप H1 के बजाय छोटे टाइम फ्रेम में यही तमाम मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में H1 इज फार बेटर, मोर बेटर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे एक ये है, ये एग्जांपल है।
ये ये देखो इस कैंडल के ऊपर पहले देखो कि चल क्या रहा था। रेंजिंग है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर EDX ने 20 का लेवल क्रॉस किया। ये देखो 20 का लेवल क्रॉस हुआ। और यहाँ पर इस वाले कैंडल के अंदर 25 का लेवल क्रॉस हुआ है। हम समझ गए कि अब ट्रेंड आने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। नहीं, हम ये समझ गए कि ट्रेंड आने वाला है। ADX की लाइन देखो ग्रीन ऑलरेडी ऊपर चल रही है। दैट मीन्स कि अब ट्रेंड आने वाला है। अब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है अब तक बस। अब नेक्स्ट बारी क्या है कि हमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। ADX हमें जस्ट ये इंफॉर्मेशन देता है, हमें ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देता। तो ट्रेड के लिए सिग्नल हमें देखना होता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट बुलिश होने वाली है या अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा पुल बैक का इंतजार करते हैं। और पुल बैक पर हम मार्केट में एंटर होते हैं। यानी कि इस कैंडल पर हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ट्रेंड स्ट्रांग हो चुका है और हमने मार्केट को ऊपर जाने दिया। पुल बैक आया और हमने बाय की ट्रेड की। ठीक है, ये मैं आपको रेंजिंग मार्केट में बता रहा हूँ। और ट्रेंडिंग में अभी मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ एग्जांपल। ये देखो, ये देखो यहाँ पर। अच्छा मजे की बात देखो, इस इंडिकेटर की खूबसूरती, यहाँ पे भी क्या है, रेंज है। ठीक है, देखो रेंज चल रही है। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, EDX 20 के लेवल क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और साथ में 25 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो हमें इस कैंडल पर इस इतनी शदीद रेंजिंग के अंदर यहाँ पे अंदाजा हो गया कि अब ट्रेंड आने वाला है। ठीक है। सो हमने पुल बैक का वेट करना है और बाय। क्यों बाय? बिकॉज 25 का लेवल ADX ने जैसे ही क्रॉस किया था, DI पॉजिटिव DI नेगेटिव से ऑलरेडी काफी फासले पर ऊपर चल रही है। ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये बायर्स जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसमें एक इंडिकेशन ये भी आप ले सकते हो, शायद ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको शायद ये चीज समझ में आए। DI नेगेटिव और DI पॉजिटिव, ये देखो सिर्फ इसको छोड़ दो, अभी इसको नहीं देखना, ADX लाइन को नहीं देखना। सिर्फ DI नेगेटिव और DI पॉजिटिव देखो, आपस में करीब करीब है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा दूर हो रही है, यहाँ पे देखो उससे भी दूर हो रही है। ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस। यानी कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं, दैट मीन्स कि डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस जब भी आएगी, प्राइस शार्पली मूव करती है। और जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस जब भी आएगी, प्राइस शार्पली मूव नहीं करेगा। ठीक है। ये मैं जस्ट ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ADX के हवाले से बता रहा हूं। इसके अलावा किसी जगह पर ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। उसके लिए अलग रूल्स हैं, जो इंडिकेटर होगा उसके रूल्स अलग हैं। करेक्ट। सो हमें यहाँ पे ADX ने पहले ही बता दिया कि अपट्रेंड आने वाला है और हमें क्या करना है, पुल बैक पर बाय की ट्रेड ओपन करनी है एग्जैक्टली इस जगह पे। और ये था, ये देखो पुल बैक कैसा शार्प पुल बैक आया। ये था लेवल, ये देख रहे हो, रेजिस्टेंस, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बनना और बूम। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, इस जगह पर
25 का लेवल क्रॉस हो रहा है और रेड लाइन ऊपर है, ठीक है। सो मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है। पुल बैक के बाद हमें अंदाजा हो गया कि सेलर्स अभी स्ट्रांग है, बायर्स बिल्कुल वीक है, और एडीएक्स की लाइन 25 का लेवल क्रॉस कर रही है इस जगह पर, इस जगह पे, और उसके बाद हमें 45 पिप्स की ट्रेड मिली है। अभी अगर हम देखें गौर से तो मार्केट ये देखो क्या कर रही है, टोटल रेंज चल रहा है, कितने टाइम से रेंज चल रहा है। या मैं आपके लिए ट्रेंडिंग पेयर निकालता हूँ जिसमें आपको अच्छे से, हाँ ये देखो एक ट्रेंडिंग पेयर है, ठीक है। इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड एडीएक्स, और यहाँ पे ठीक है, कलर्स को चेक कर लो, ठीक है, लेवल्स ऐड हैं, ओके, ऐड हो गया। और यहाँ पर देखें हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है। ये देखो 20 का लेवल नीचे से ऊपर क्रॉस हुआ, 25 का लेवल नीचे से ऊपर क्रॉस हुआ, डी आई नेगेटिव, डी आई पॉजिटिव के ऊपर थी। ये देखो शार्पली सेल का ट्रेंड, मोर देन 130 पिप्स। उसके बाद अगेन 20 का लेवल क्रॉस हुआ, 25 का लेवल क्रॉस हुआ, हम समझ गए कि ट्रेंड स्ट्रांग है, और डी आई पॉजिटिव डी आई नेगेटिव के ऊपर है। पुल बैक पर हमें बाय की ट्रेड करनी है। इस प्राइस पर, आई मीन इस कैंडल पर हमें सिग्नल मिल रहा है, और ये पुल बैक आया एग्जैक्टली इस जगह पे, और जब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और देखो 256 पिप्स की ट्रेड मिली है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो सीन ये होता है कि जब भी 50 का लेवल क्रॉस होगा ना, 50 के लेवल पर हमें क्या अंदाजा होता है, क्या मैसेज मिलता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके लिए मैंने आपको बताया रिवर्सल आ सकता है, श्योर नहीं है, पुल बैक आ सकता है, या रेंजिंग चल सकती है। अगर आप रिवर्सल देख रहे हो तो आपने ये करना है कि D1 टाइम फ्रेम में आओगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे। अगर तो प्राइस एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, लेट से अगर हमारे पास बेयरिश सिग्नल था, प्राइस सपोर्ट पर है, और एडीएक्स 50 से ऊपर क्रॉस हो चुका है, तो फिर हम यहां से रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे, करेक्ट। ये देखो ये D1 टाइम फ्रेम का ये देखो सिग्नल है, डी आई नेगेटिव ऊपर, एडीएक्स लाइन 25 क्रॉस किया, पहले 20 क्रॉस किया है, उसके बाद 25 क्रॉस किया, एग्जैक्टली इस जगह पे, बिल्कुल पिन पॉइंट। आपको ये कितने दिन मार्केट रेंज के यहाँ पे देखो, और उसके बाद से देखो मार्केट कितने दिन तक, ऑलमोस्ट 3 माह तक गिरती रही है, 4 माह तक, अगस्त से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड और दिसंबर तक ये ट्रेंड चलता रहा है। तो कभी कभी ऐसी ट्रेडिंग मिल जाती है, ऑलमोस्ट तकरीबन ये 2500 पिप्स की ट्रेड थी है, 2500 पिप्स के, 2500 पिप्स, कैन यू इमेजिन दैट, कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो हमें सिर्फ एक ट्रेड के अंदर मिल रहा है, ठीक है। सो हमारा टॉपिक बहुत लंबा है, क्लास बहुत लंबी है, तो मैं इसको यहीं पे फिर ख़त्म कर रहा हूँ एडीएक्स को। एग्जाम्पल हमने देख ली है एग्जॉस्शन की, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, जैसा कि इस जगह पर 50 से ऊपर घूम रहा है एडीएक्स, और अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस तक रीच कर चुकी है, तो फिर हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड में बुलिश ट्रेंड था, और यहाँ पर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाए तो भी ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मैकडी। मैकडी कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑसिलेटर है ये। ऑसिलेटर ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेंजिंग मार्केट के लिए भी, दोनों के लिए हम मैकडी यूज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में भी हम इसको देख सकते हैं और रेंजिंग मार्केट में भी, इसकी ये अच्छी बात है। ठीक है। ये काम कैसे करता है? इसके अंदर कुछ तीन मूविंग एवरेजेस होती हैं। पहली 26, सेकंड वन इज 12 एंड थर्ड वन इज 9 पीरियड की मूविंग एवरेज होती हैं, जिनको कुछ फॉर्मूला लगाने के बाद एक इंडिकेटर की शक्ल दे दी गई है। ठीक है। तो मैकडी को हम ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका पहले मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं अभी। ठीक है। अच्छा, मैकडी क्या है? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है। मूविंग एवरेज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की मैंने सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, यहां से देखना शुरू करो यहां तक, यहां से देखना शुरू करो यहां तक, यानी कि इस जगह तक हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट इस जगह पर आके मिल रहे हैं, करीब आ रहे हैं। दैट मीन्स कि डाइवर्जेंस है। अच्छा, करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? सॉरी, इस तरीके से दूर जा रहे हैं। ठीक है। दूर जा रहे हैं तो डाइवर्जेंस है। ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये पहली इंडिकेशन है। दूसरी क्या? कि एक दूसरे के साथ साथ, जैसे जैसे पहला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी वैसे ही मूव कर रहा है। तो इन दोनों सूरतों में हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंस है। मैकडी हमें ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो है ना शो करवाता है। ठीक है। यानी कि डाइवर्जेंस जितनी ज्यादा होगी, व्हाट इज, कैसे डाइवर्जेंस हम देखेंगे? देखो, मैंने आपको बताया कि तीन मूविंग एवरेजेस इसमें यूज होती हैं, 9, 26 एंड 20। सो इनको फॉर्मूला लगा के कुछ ये शक्ल दे दी गई है। ये है इंडिकेटर मैकडी का। अब इसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर वन, ये जीरो का लेवल। इस जीरो का लेवल मूविंग एवरेज को एक फॉर्मूला लगाने के बाद फ्लैट कर दिया गया है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये वर्टिकल लाइंस, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है। और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये डैश्ड मूविंग एवरेज। तो ये तीन ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। अब ये काम कैसे करता है? अगर हम इनको मैनुअली मूविंग एवरेज लगाएं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे हमें, ये ब्लैक लाइन, ये रेड लाइन और ये डैश लाइन। ठीक है। अब इन मूविंग एवरेजेस के अंदर यहां पर देखो डाइवर्जेंस है, ये तीनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहां पर देखो कन्वर्जेंस है, ये तीनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस इतनी अच्छी नहीं है, और ये तकरीबन सारी कन्वर्जेंस है। डाइवर्जेंस इतनी मजे की, बहुत अच्छी नहीं है तो सही है लेकिन बहुत कमाल की नहीं है। कन्वर्जेंस है, दैट इज वेरी कमाल की डाइवर्जेंस, दैट इज कमाल की डाइवर्जेंस। ठीक है। यानी कि फासला जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी डाइवर्जेंस होती है। अच्छा, अब देखो, मूविंग एवरेजेस में डाइवर्जेंस जितनी ज्यादा है, हिस्टोग्राम ये जीरो के लेवल से उतना दूर तक प्लॉट होता है। ये देखो लंबे लंबे वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। जिस जगह पर कन्वर्जेंस आना स्टार्ट हो जाती है, वहां पर हिस्टोग्राम भी जीरो के लेवल के पास आ जाता है। ठीक है। तो साबित क्या हुआ कि हिस्टोग्राम जितने बड़े बड़े बन रहे हों तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डाइवर्जेंस इस वक्त चल रही है, और हिस्टोग्राम अगर
जीरो के लेवल के पास आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कन्वर्जेंस आ चुकी है। ठीक है। नाउ ये तो इसका एक कंस्ट्रक्शन थी कि ये किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको ये समझाया। अब हमें देखना क्या है, हम मैकडी को ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, हमारा काम जो है अभी फिलहाल वो ये है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जीरो के लेवल से हिस्टोग्राम नीचे प्लॉट हो रहा है या ऊपर प्लॉट हो रहा है। अभी फिलहाल ये देखना है बस, क्या कि जीरो के लेवल से जो हिस्टोग्राम है, क्या ये नीचे प्लॉट हो रहा है या ऊपर प्लॉट हो रहा है। तो सिंपल, अगर जीरो के लेवल से हिस्टोग्राम नीचे प्लॉट हो रहा है, दैट मींस कि मार्केट सेलिंग साइड में अलाइंड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट इस वक्त सेलिंग साइड पर अलाइंड है, तो हम क्या करेंगे, फिर बाय की ट्रेड या बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, हम जस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करेंगे। हम जस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करेंगे। और अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट बाय साइड पे अलाइंड है, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं करते। ठीक है। ये सिंपल, मतलब मैं आपको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव करके बता रहा हूँ, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये पढ़ाया, फलां ने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ छोड़ दो। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जीरो के लेवल से नीचे प्लॉट हो रहा है, दैट मींस के मार्केट सेल साइड पे लाइंड है। हमें बाइंग नहीं देखनी है, हमें सेलिंग देखनी है। सेलिंग देखने से मतलब क्या है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड था जो ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये पुल बैक दे रही है, हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनते आ रहे हैं, इसके साथ मैकडी भी अलाइंड है, तो हमारे पास अनदर कंफर्मेशन मौजूद है। तो पुल बैक पे हम सेल करने वाले हैं। हिस्टोग्राम जैसे ही पुल बैक, आई मीन जीरो के लेवल से ऊपर प्लॉट हो रहा है, इस जगह पर हमें क्या नजर आ रहा है, इस जगह पे कि यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो चुका है मार्केट का, ये अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है इस जगह पर और इस जगह पर। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है हमें, हिस्टोग्राम पहले जीरो के लेवल से ऊपर प्लॉट हो रहा था, अब जीरो के लेवल। ठीक है। सो दैट मीन्स कि मार्केट की अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, तो फिर हम इस वक्त में दोबारा से बाइंग नहीं देखेंगे। जैसे ही हिस्टोग्राम नीचे बढ़ना स्टार्ट हुआ, हम सेलिंग साइड पे अलाइन हो जाएंगे और सेलिंग देखेंगे। अच्छा, अब तक हमने, अब एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इसके अंदर ये जो थर्ड कंपोनेंट है, ये मूविंग एवरेज, इसको हमने सिग्नल यूज करना है। कब, जब डाइवर्जेंस होगी। कब हम एज अ सिग्नल यूज करेंगे, जब डाइवर्जेंस होगी। डाइवर्जेंस कब होगी, बड़े बड़े बनना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े बन रहे होंगे। यहाँ पे क्या इंडिकेशन है, कोई बता सकता है, ट्राई करें, चाहे कोई गलत आंसर दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या इंडिकेशन है, कोशिश करें। मुझे भी अंदाजा होगा कि आपको किस हद तक चीजें समझ में आ रही हैं। पुल बैक, और कोई दोस्त। आ, नहीं, पुल बैक तो एक अलग उस पर आ जाएगी ना, इंडिकेटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर के हवाले से हमें ये समझ में आ रहा है, फैसल मजीद अच्छी अच्छी कोशिश की है आपने भी, तीनों ने अच्छी कोशिश की है। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंस अब खत्म होती जा रही है, अब कन्वर्जेंस में चेंज हो रही है। ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे।
मैंने अभी आपको ये बताया कि हिस्टोग्राम जितने बड़े बनना शुरू होंगे उतनी डाइवर्जेंस स्ट्रांग होगी। जब डाइवर्जेंस स्ट्रांग है तो प्राइस शार्पली मूव करेगी। और अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस खत्म होती जा रही है। हाँ जी, एग्जैक्टली मोइस खान। ठीक है, डाइवर्जेंस यहाँ पे खत्म हो रही है, कन्वर्जेंस की साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो सिग्नल फिर भी जनरेट होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। सिग्नल लेकिन इतना ताकतवर नहीं होगा। ताकतवर सिग्नल कब होगा? जब डाइवर्जेंस आ रही होगी। करेक्ट, ये पॉइंट आपने नोट करना है। नाउ सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे? ये जो मूविंग एवरेज है, इसको हमने देखना है। ये मूविंग एवरेज हिस्टोग्राम के अंदर थी। इस पॉइंट के बाद ये मूविंग एवरेज हिस्टोग्राम से बाहर निकली। ये नंबर वन पॉइंट है कि पहले हिस्टोग्राम के अंदर थी और बाहर निकली है। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर हम क्या देख रहे हैं? ये मूविंग एवरेज हिस्टोग्राम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। तो ये एक हमारे लिए ट्रेडिंग सिग्नल है, यानी कि अलाइनमेंट कौन सी थी, कोई बता सकता है इस वक्त अलाइनमेंट कौन सी है? यप, सेल, एग्जैक्टली। सो कि इस सिग्नल पर हम सेलिंग की ट्रेड ओपन करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन सिग्नल कब होगा? जब डायवर्जेंस आ रही हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? डायवर्जेंस गिरती जा रही है, डायवर्जेंस कम होती जा रही है, कन्वर्जेंस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, पुल बैक आने के बाद ये देखो, ट्रेड मिली है, ट्रेड ने प्रॉफिट दिया। ये देखो, ट्रेड ने प्रॉफिट दिया, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस में शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, अगेन मूविंग एवरेज बाहर निकली हिस्टोग्राम से, और इस जगह पे मूविंग एवरेज हिस्टोग्राम के अंदर जा रही है। हिस्टोग्राम जीरो के लेवल से ऊपर प्लॉट हो रहा है। हम बाय की एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, कब? अरे यार, ये एक्चुअली मेरा वो ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे। इस कैंडल के ऊपर हम बाय की एंट्री लेने वाले हैं। ये पहली एंट्री है। उसके बाद हिस्टोग्राम से ये देखो बाहर निकली है, और ये देखो अंदर जा रही है। ये ये वाली कैंडल है। यहाँ पे दूसरी एंट्री थी। उसके बाद दैट इज थर्ड वन। ठीक है, सो पहली बाय, दूसरी बाय थोड़ा रेंजिंग का शिकार हो गई है, और तीसरी बाय। ठीक है, अब रिपीट करूंगा इस बात को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर कोई चार्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर इस जगह पर कोई मेजर रेजिस्टेंस है तो हमें पहले से ही अंदाजा हो जाए रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, ये जो एंट्री हमें मिली थी यहाँ पर, इस कैंडल पर, इसके बाद देखो मार्केट ऊपर गई है। ये देखो मार्केट ऊपर गई है, ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। लेकिन हमने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्राइस के ऊपर क्या है, प्राइस के नीचे क्या है, प्राइस के पीछे क्या है। इस जगह पर अगर हम बाय की ट्रेड लेने वाले हैं तो हमें ये देखना है कि इस जगह इस जगह से प्राइस के पास ऊपर जाने का कितना पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये लेवल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो हमें पहले से पहले अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन मौजूद है। ये देख रहे हो, ये टॉप बना हुआ है, हाई बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजेक्शन मौजूद है। यही हमारा टेक प्रॉफिट है, इस जगह पे टेक प्रॉफिट है। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स ट्रेड हो गई है। बेरिश अलाइनमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल कि हिस्टोग्राम
जीरो के लेवल से नीचे प्लॉट हो रहा है, तो मार्केट बेरिश साइड पे अलाइंड है और हम अब सेलिंग की ट्रेड ही तलाश करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, MT4 पे चलते हैं। इंसर्ट, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मैकडी, ये इंडिकेटर है। ठीक है, जब मैकडी आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ये तीन इनपुट्स मांग रहा है। पहली 12, 26 एंड 9, ये बाय डिफॉल्ट इनपुट्स हैं। अगर गलती से ये आपसे नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं, एडिट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो अब ये रीसेट प्रेस करोगे, तमाम सेटिंग वापस अपने डिफॉल्ट एरिया में आ जाएंगी। ओके, नाउ जैसे ही हमने ओके का बटन प्रेस किया तो ये विजिबल क्यों नहीं है? हाँ अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। जीरो का लेवल नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, चार्ट्स, इंडिकेटर लिस्ट, मैकडी को एडिट में जाके जीरो ऐड करवा दिया। ठीक है, सो अब हमारे पास जीरो का लेवल आ रहा है और ये है जीरो का लेवल। ये देखो इसके सामने ये लिखा हुआ है। अलाइनमेंट कैसे देखेंगे? मैकडी का हिस्टोग्राम जीरो के लेवल से ऊपर प्लॉट हो रहा है, मींस बाइंग साइड पे अलाइंड है, बाइंग साइड पे अलाइंड है, सेलिंग साइड पे अलाइंड है। ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट देखेंगे। एंट्री कैसे लेनी है, ये देखो कैसी कमाल की एंट्री मिली है एग्जैक्टली यहाँ पर। ये देखो, मूविंग एवरेज हिस्टोग्राम के अंदर थी, बाहर निकली और वापस पेनिट्रेट कर रही है। ये बाय की ट्रेड थी। ठीक है, ये एंट्री हमें आई थिंक थर्सडे वाले दिन मिली यहाँ पे। उसके बाद दूसरी ट्रेड ये मिली है इस कैनल पर, इस जगह पे देख रहे हैं, बाय की। देखो दोनों ट्रेड ने अच्छा प्रॉफिट दिया। ठीक है जी, समझ में आएगी स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी समझ में आई? कोई प्रॉब्लम अभी तक? चलें, जबरदस्त, गुड। अच्छा जी, ये स्टैंड अलोन एक स्ट्रेटजी है जो अभी मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर हम कुछ और एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन क्या करने वाले हैं, चले इससे पहले डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस मैकडी पे आऊंगा। अच्छा जी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये सिंपल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है और मैं खुद की ट्रेडिंग के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती क्या है, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मींस डाइवर्जेंस है, करीब आ रहे हैं या साथ साथ चल रहे हैं मींस कन्वर्जेंस है। याद रहे, कन्वर्जेंस हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखी जाती है, यानी कि जब भी कन्वर्जेंस आएगी हम ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देखेंगे, हम रिवर्सल नहीं देखेंगे। कन्वर्जेंस आएगी हम रिवर्सल देखेंगे, हम फिर कंटिन्यूएशन नहीं देखेंगे। ये बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन होती है।
डाइवर्जेंस, ये बहुत बहुत कम फेल होती है अगर आप इन पॉइंट्स के उनको फॉलो करोगे ब्लाइंडली तो। ठीक है। कन्वर्जेंस कब? जब भी कन्वर्जेंस अपीयर होगी, हम ट्रेंड की कॉन्टिन्यूशन देखेंगे। जब भी डाइवर्जेंस अपीयर होगी, फिर हम कॉन्टिन्यूशन नहीं देखते, फिर हम रिवर्सल देखते हैं। ठीक है। नाउ देखते कैसे हैं कन्वर्जेंस को और डाइवर्जेंस को, देखा कैसे जाता है, चलें इसके ऊपर बात करते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑसिलेटर इंडिकेटर इंस्टॉल होना चाहिए। कोई ना कोई भी हो सकता है। स्टोकेस्टिक भी हो सकता है, मैकडी भी हो सकता है, आरएसआई भी हो सकता है। मैं खुद पर्सनली आरएसआई यूज करता हूँ। राइट। अच्छा, ये ऊपर की विंडो, ये वाली, ये सिंपल प्राइस एक्शन की विंडो है। और ये नीचे की विंडो इंडिकेटर की विंडो है, जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। हम आरएसआई की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये विंडो आरएसआई की विंडो है। ठीक है। हमें क्या करना होता है, हम इंडिकेटर और प्राइस दोनों को मिलाकर देख रहे होते हैं उस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम मिलाकर देख रहे होते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, इंडिकेटर क्या कर रहा है। लाइक जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, हायर हाई या हायर लो कोई भी। ठीक है, ये इसका तरीका है देखने का। देखते कैसे? यहाँ पे सिंपली क्या है, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया और पुल बैक आने के बाद प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है और एक नया हायर हाई फॉर्म कर दिया। इंडिकेटर में हमने ये देखना है कि जब ये वाला हायर हाई प्राइस ने बनाया था, तो इंडिकेटर क्या कर रहा था। तो इंडिकेटर में हमने देखा कि यहाँ पर एक हायर हाई बन रहा है। उसके बाद जब प्राइस ने या मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म किया, तो हमें देखना है कि क्या इंडिकेटर ने भी पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म किया है या नहीं। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि इंडिकेटर ने भी पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले हाई को ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। मतलब मार्केट ने भी पिछला हाई ब्रेक किया, इंडिकेटर ने भी पिछला हाई ब्रेक, दैट मींस कि जो मार्केट कर रही है वो इंडिकेटर कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। आसानी से देखने के लिए हाई टू हाई मिलाकर आप इस तरह लाइन लगा लो। अब ये दोनों रेड लाइंस को देखो, एक ही सिम्त में ट्रैवल कर रही हैं, एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, दैट मीन्स के कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस जब भी आएगी, हम फिर ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन को देखते हैं, हम रिवर्सल नहीं देखते। मतलब इसका ये मतलब है कि पुल बैक के बाद हम, अगर तो अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में ही देखेंगे, अगर डाउन ट्रेंड था डाउन ट्रेंड में अपन बाय करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे डाउन ट्रेंड में, बाय करेंगे अप ट्रेंड में। ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्जेंस कैसे देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, पुल बैक लिया, पिछला लो ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म किया। इंडिकेटर क्या कर रहा है, जब प्राइस ने ये लो बनाया था, इंडिकेटर ने भी एक लो बनाया। जिस वक्त प्राइस ने या मार्केट ने पिछला लो ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म किया, इंडिकेटर ने भी पिछला हाई ब्रेक करके एक नया लो फॉर्म किया। दैट मीन्स अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर लाइंस मार्क कर सकते हैं और हम ये देख रहे हैं कि दोनों रेड लाइंस एक ही सिम्त में ट्रैवल कर रही हैं, दैट मीन्स की कन्वर्जेंस है। ठीक है। मैं इनको यहाँ पे लगा रहने देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, डाइवर्जेंस में देखो क्या हो रहा है।
अप ट्रेंड के अंदर डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्केट हाई बनाया, पुल बैक के बाद एक नया हाई बना दिया, यानी कि पिछला हाई ब्रेक हुआ और एक नया हाई बना। इसको बेटर रेफरेंस के लिए लाइन मार्क कर दी। इंडिकेटर यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, जब ये वाला हाई बना था, ये वाला हाई बना था, इंडिकेटर ने भी एक हाई बनाया था, और जब मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म किया, इंडिकेटर पिछला हाई ब्रेक करने में नाकाम रहा, पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, पिछला हाई ये था, तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि डाइवर्जेंस आ चुका है। कंफर्मेशन हम ये आसानी में कैसे देखेंगे, लाइन लगाएं और ये देखें, ये रेड लाइन आप देखें एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट ने लोअर लो बनाया और उसके बाद पुल बैक के बाद पिछला लो ब्रेक किया और एक नया लोअर लो फॉर्म किया। जबकि इंडिकेटर ने जब ये लोअर लो बना था, इंडिकेटर ने भी लोअर लो बनाया, जब ये लोअर लो बना, जब मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, इंडिकेटर पिछला लो ब्रेक करने में नाकाम रहा। ठीक है, और एज अ रेफरेंस हम इसको लाइंस लगाकर देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस है। ठीक है, सो जब भी डाइवर्जेंस आएगी हम ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। हमेशा इसमें दो पॉइंट लिख लो अपने पास। डाइवर्जेंस हमेशा उस वक्त देखते हैं, देखो इसमें भी इसकी एग्जांपल मौजूद है ना, ये अलग से मेंशन करने की बात नहीं है, मतलब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसको अलग से मेंशन करूं कि डाइवर्जेंस आप हमेशा उस वक्त देखोगे जब पिछला हाई ब्रेक हो जाए अप ट्रेंड के अंदर। डाइवर्जेंस आप सिर्फ उस वक्त देखोगे जब पिछला लो ब्रेक हो जाए डाउन ट्रेंड के अंदर। ये नहीं कि होता क्या है कि जब भी हाई और लो ब्रेक हो रहे होते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि कन्वर्जेंस चल रही है या डाइवर्जेंस चल रही है। अगर तो कन्वर्जेंस चल रही है तो फिर हम पुल बैक के बाद कॉन्टिन्यूशन को ट्रेड करते हैं, और अगर डाइवर्जेंस आ चुकी है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए खास पॉइंट बता रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लेवल, आपके चार्ट के ऊपर लाजमी लगे होने चाहिए, और आप इंतजार करो। लेट्स से, लेट्स से ये था पिछला हाई और प्राइस इस वक्त यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे भी तो ये अंदाजा हो गया कि पिछला हाई ब्रेक हो चुका है। लेकिन आप यहां से इमीडिएट ट्रेड नहीं करोगे, दैट इज द मेन पॉइंट। ये वो चीज है जिस पर ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। ठीक है, तो कामयाब होने के लिए अगर आप ये पॉइंट सीख जाओ कि नुकसान होता कैसे है, क्या करने से नुकसान होता है, और आपने जस्ट वो काम नहीं करना है, आप फिर क्या कर रहे हो, कामयाबी की तरफ रवा दवाओ। तो मैं आपको ये वो पॉइंट बता रहा हूँ जो, बिलीव मी, दो दो चार चार साल तजर्बा करने के बाद फिर समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो डाइवर्जेंस में हमेशा जो लोग गलती करते हैं ना, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी कैसे होती है, देखो पहला पॉइंट क्या था, पिछला हाई ब्रेक हो, मार्केट ऊपर जाए और इंडिकेटर हाई ब्रेक नहीं कर रहा। डेफिनेटली जब मार्केट यहाँ पे थी तो इंडिकेटर कहाँ पे था, यहाँ पे, इस जगह पे, तो हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा, डाइवर्जेंस है, बिल्कुल है, वैलिड है, मतलब कोई भी इसको गलत डाइवर्जेंस भी नहीं कह सकता। लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड करना कब है, आपने क्या करना है, आपने देख लिया कि डाइवर्जेंस आ चुका है, अब नेक्स्ट आपका टारगेट है कि इस चीज को नोट करो कि प्राइस के पास, यानी कि प्राइस के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है या नहीं है, अगर है तो कितना दूर है। अगर रेजिस्टेंस आपको यहां मिल जाए तो यहां से ट्रेड कर दो, अगर यहां मिल जाए तो यहां से, मतलब जहां से भी रेजिस्टेंस, आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपने वहां तक प्राइस के आने का वेट करना है और उसके बाद आप ट्रेड करोगे। दैट इज द मेन की पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि मेन पॉइंट क्या की पॉइंट है ये।
जिसमें आने के बाद क्या होता है कि अगर आपने ये पॉइंट फॉलो किया तो डाइवर्जेंस में आपको फिर लॉसेस नहीं होंगे। बहुत ही, देखो मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। ठीक है। अच्छा जी, बुलिश डाइवर्जेंस विद मैकडी इंडिकेटर, यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है मैकडी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर लगा हुआ हो तो यहाँ पर उसका नाम आ रहा होता है, ये देखो लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये शेप किस इंडिकेटर की है तो यहाँ पे देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, ये मैकडी इंडिकेटर लगा हुआ है और इन सेटिंग्स के साथ, इन पैरामीटर्स के साथ ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है। राइट नाउ, अब एग्जांपल देख रहे हैं हम डाइवर्जेंस की विद मैकडी इंडिकेटर। सो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे लो बनाया, पुल बैक के बाद यहाँ पे देखो पिछला लो ब्रेक करके मार्केट ने एक नया लो फॉर्म किया है इस जगह पे। राइट, अब जब ये लो बनाया था मार्केट ने, इंडिकेटर को देखो क्या कर रहा है, इंडिकेटर ने भी लो ब्रेक किया। राइट, और जब मार्केट ने पुल बैक के बाद ये पिछला लो ब्रेक किया, इंडिकेटर को क्या चाहिए था, एक यहाँ पे नया लो बनाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिकेटर पिछला लो ब्रेक करने में नाकाम रहा, जिससे हमें क्या मैसेज मिला कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। और जैसे ही डाइवर्जेंस आती है हम फिर रिवर्सल ट्रेड करते हैं। करना क्या है, सिंपल, ये देखो स्ट्रॉन्ग लेवल इस लो के रेफरेंस के साथ, और हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, सो बाय की ट्रेड। बेयरिश डाइवर्जेंस, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, हाई बनाया, पुल बैक, पिछला हाई ब्रेक होके एक नया हाई फॉर्म हुआ है। ठीक है, और जब ये वाला हाई बना था, इंडिकेटर ने भी हाई बनाया, और जब मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके नया हाई फॉर्म किया है, इंडिकेटर नया हाई बनाने में नाकाम रहा। रेफरेंस के तौर पे हम ये लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली सेल कर सकते हो फ्रॉम रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। करेक्ट। अच्छा जी। अब आती है डबल मैकडी स्ट्रेटजी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैकडी एक तो मैंने आपको देखने का तरीका जो है मैकडी का वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करने वाले हैं, डुअल मैकडी के साथ हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम दो इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे। चलते हैं MT4 पे। अच्छा, ये स्ट्रेटजी, अच्छा हमेशा याद रखें कि कोई भी मेथड है, कोई भी सेटअप है, उसके 3 पॉइंट होते हैं, या कोई भी स्ट्रेटजी उसके 3 पॉइंट होते हैं। नंबर वन इज सेटअप, यानी कि हमें उस स्ट्रेटजी को सेटअप करना होता है। नंबर टू इज अलाइनमेंट। नंबर थ्री इज ट्रेड। ये 3 पॉइंट होता है। नंबर वन पे हमें क्या करना होता है, स्ट्रेटजी को सेटअप करना होता है। नंबर टू पे हमें अलाइनमेंट का इंतजार करना होता है। जब अलाइनमेंट आ जाए उसके बाद फिर हम नंबर थ्री पे जाते हैं, यानी कि तीसरे फेज में जाते हैं, दैट इज ट्रेड। उस वक्त तक देखो साबित क्या हुआ कि ट्रेड फिर हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक अलाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, नाउ हम अब सेटअप की बात करने वाले हैं कि सेटअप कैसे होगी। अब ये सेटअप करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि इस वक्त हम H1 टाइम फ्रेम में हैं। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो।
कि हम इस वक्त कौन से टाइम फ्रेम में मौजूद हैं। ये मैकडी का इंडिकेटर हमने जब इंस्टॉल किया था तो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ हमने इंस्टॉल किया था, जो कि 12, 26 एंड 9 के पैरामीटर्स हैं, राइट। जब हमने H1 टाइम फ्रेम में डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ कोई भी, जस्ट मैकडी नहीं, कोई भी इंडिकेटर इंस्टॉल किया, तो इसका ये मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन H1 के हवाले से मिल रही है। अगर मैं H4 कर देता हूं तो यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है। दोबारा करूं H1, ये देखो चेंज हो गया इंडिकेटर, मूविंग एवरेजेस और इसका हिस्टोग्राम चेंज हो गया। H4 में आ रहा हूँ, देखो चेंज हो गया। D1 में आ रहा हूँ, देखो चेंज हो गया। M15 में आ रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम है, इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। इस साबित क्या हुआ, हमें समझ में क्या चीज़ आई कि डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ हमने इंडिकेटर कोई भी इंस्टॉल किया है तो हमें कंसर्न्ड टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर हम मौजूद हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमें विंडो चेंज करना पड़ेगा। हमें टाइम फ्रेम चेंज करके, मतलब वो सारा H1 की स्टडी अब खराब हो गई, हम H1 को नहीं स्टडी कर पाएंगे। अब वापस H1 में जाके देखते हैं तो H4 को स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। अब हम ये करने वाले हैं कि हम एक ही विंडो के अंदर दो टाइम फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि एक इंडिकेटर तो हमारे पास ये इंस्टॉल्ड है, जो कि डिफॉल्ट है। इसका ये मतलब है कि इस विंडो को हम H1 की विंडो कह सकते हैं। इसके साथ हम एक और विंडो ऐड करने वाले हैं, इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स एंड मैकडी। हमें H4 का टाइम फ्रेम चाहिए, यानी कि करंट टाइम फ्रेम से 4 गुना बड़ा। तो हम क्या करेंगे, मैकडी के पैरामीटर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को कन्वर्ट कर देंगे 48, 26 का क्या आएगा, 12, 104 आएगा, 104 एंड नॉट 30, क्या आता है यार, करो जरा मल्टीप्लाई करो 4 से, 36, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने सिंपल मैकडी के पैरामीटर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर 12, 26 एंड 9, दैट मीन्स कि ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ है। इसका मतलब है कि ये H1 की विंडो है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये H1 के मुताबिक है। और ये वाला इंडिकेटर 48, 104 एंड 36, ये जरा अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आंसर आता है ना। 12 का तो 48 ठीक है, 26 का भी 104 ही होना चाहिए, 26, 52, 104, हाँ यही आना चाहिए। और 9 का भी 36 ही होना चाहिए, 18 और 36 ही होना चाहिए, आई थिंक ठीक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन पैरामीटर्स को देख के अंदाजा लगा लिया कि ये वाली जो विंडो है ये 4 गुना बड़े टाइम फ्रेम की विंडो है, यानी कि अब हमें एक ही विंडो में दो टाइम फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जब हमने ये सेटअप कर लिया तो हमारा ये जो पहला फेज था ना, सेटअप, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी सेटअप हो चुकी है। अब हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम ये करने वाले हैं कि ये जो अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट यानी कि जीरो के लेवल से ऊपर प्लॉट हो रहा है हिस्टोग्राम या नीचे प्लॉट हो रहा है, ये अलाइनमेंट हम अब दो टाइम फ्रेम की देखेंगे, जिससे क्या होगा
कि हमारे पास जो आने वाले सिग्नल्स हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, और ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, चलें यहाँ पर देखें। पहला फेज क्या था? सेटअप। सेटअप हो चुका। दूसरा फेज है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे देखनी है? अब इस चीज को थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहली नजर H4 की विंडो में हमारी जानी चाहिए। हमें ये देखना है कि H4 में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो इस जगह के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम सेल साइड से बाय साइड पर अलाइन हो रहा है। अब H1 की विंडो में देखो क्या हो रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम बाय साइड पे अलाइंड है, H1 को भी बाय साइड पर अलाइन होना चाहिए। जब ये दोनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, तो हमारा दूसरा जो फेज था अलाइनमेंट का, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब ट्रेड कैसे करनी है? तो ट्रेड बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो मैंने आपको बताया कि मैकडी की ये जो लाइन है, ये हिस्टोग्राम से बाहर निकले और वापस पेनिट्रेट करे H1 की, नॉट H4, नॉट H4, H1 की हमने देखनी है बस। ठीक है। कब तक देखेंगे? जब तक ये दोनों टाइम फ्रेम अलाइन रहेंगे, उस वक्त तक देखेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि H4 बाय साइड पे अलाइन था, H1 सेल साइड पे अलाइन है, नो ट्रेड, बिकॉज अलाइनमेंट ब्रेक हो गई है। ठीक है, बिकॉज अलाइनमेंट नहीं है। ट्रेड आई मीन अलाइनमेंट कब आएगी? जब दोनों टाइम फ्रेम सेम साइड पर अलाइन होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है। H4 अलाइन हुआ, और उसके बाद यहाँ पर H1 अलाइन हो रहा है इस जगह पे, और मूविंग एवरेज पेनिट्रेट कर रही है एग्जैक्टली यहाँ से बाय की ट्रेड थी। उसके बाद ये देखो दूसरी ट्रेड, उसके बाद ये देखो तीसरी ट्रेड। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये अच्छे से, मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई बता सकता है यहाँ पे कुछ? हाँ जी, एग्जैक्टली, अब्दुल मोइज खान, कन्वर्जेंस आई है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट ही आउट हो गई। सो ये नो ट्रेडिंग जोन था। और चूंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है, तो इस वजह से हम ट्रेंडिंग में ही देखेंगे इसको, रेंजिंग मार्केट में नहीं देखेंगे। रेंजिंग मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, और भी देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। ये देखो H4 सेल साइड पे लाइन है, और H1 यहाँ पे सेल साइड पे लाइन, मतलब सेटअप कंप्लीट हो गया, अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई, और ये ट्रेड है इस जगह पर। इस जगह पर हमें ट्रेड मिल रही है सेल की। ठीक है। ऑलमोस्ट 170 पिप्स, 170 पिप्स के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैकग्राउंड में ट्रेंड था, और उसके बाद हमें मैकडी की अलाइनमेंट भी मिल गई, और डबल मैकडी स्ट्रेटजी के साथ एंट्री भी मिल गई। ठीक है। रेंजिंग मार्केट में भी ये प्रॉफिट देगी ये स्ट्रेटजी, लेकिन थोड़े से छोटे प्रॉफिट होंगे फिर वो। कभी कभी इसमें रेंजिंग मार्केट में फिर लॉस का इम्कान भी रहता है। कैंडल्स नहीं, कैंडल्स नहीं देखनी है।
जैसे ही ये अलाइनमेंट आ जाए, जैसे ही यहाँ पे सिग्नल, बिकॉज मैं यहाँ पर सिग्नल्स की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पर ये हमें इस जगह पे ये पेनिट्रेशन मिल जाए, हम ट्रेड कर लेंगे फिर। फर्स्ट ट्रेड वाली जगह पे एंट्री मिल गई है, तो हम ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे इन प्रीवियस एग्जांपल। कौन से प्रीवियस? मैं समझा नहीं, यहाँ की बात कर रहे हो? अ, यहाँ पे कहाँ की बात करें आप? पहली एंट्री, हाँ यहाँ पे थी, एक ही ट्रेड मिली है यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे ट्रेड मिली है, जिसमें तीन ट्रेड के। अरे वो काफी हम पीछे आ गए ना, काफी पीछे आ गए, तो पता नहीं कहाँ था वो। ये वाली सेल साइड पे लैंड है, ये भी सेल साइड पे लैंड है, और सेल साइड पे ये है, ये पहली एंट्री है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये दूसरी एंट्री है। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये दूसरी एंट्री, उसके बाद ये तीसरी एंट्री है, ये तीन एंट्री मिली है इसके अंदर, उसके बाद फिर एंट्री मिली नहीं है। इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इस तरीके से आप ये तीन एंट्री लेते हो, और मेजर लेवल तक आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन मैकडी, डबल मैकडी के वाले से? सबको समझ में आ गया? जी, अहमद कुरैशी साहब को समझ में आ गया है, फैसल मजीद आपको भी, अब्दुल मोइज खान आपको भी, एंड समिया। परफेक्ट। ये मैंने फ्राइडे वाले दिन आपसे पूछ लेना है ये सब कुछ, ये मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, ये इसका एग्जाम भी होना है आपका, इसलिए ध्यान से सुनिएगा केयरफुली। राइट? अच्छा जी। आरएसआई इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, तो ये इंडिकेटर वी कैन से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है? और यही वो इंडिकेटर है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है, ज्यादातर लोगों का नुकसान इसी इंडिकेटर की वजह से होता है। क्यों? इस वजह से कि लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि किस मार्केट कंडीशन में आरएसआई की कौन सी कंडीशन यूज करनी है, और किस मार्केट कंडीशन में आरएसआई कौन सी इंडिकेशन यूज करनी है। सो अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिंपल ओवर बाउट ओवर सोल्ड एरियाज पे ट्रेड करते हैं, ये बहुत आसान होता है। वापस चलते हैं MT4 पे, और मैं आपको चार्ट भी चेंज कर लेते हैं, आरएसआई इंस्टॉल कर दूं, insert indicators, oscillators and relative strength index, ये वाला relative strength index, default period 14। ओके, और ये हमारे पास इंडिकेटर आ चुका है। ठीक है? इस इंडिकेटर के अंदर दो लेवल्स होते हैं, ये ऊपर का लेवल जिसे 70 का लेवल कहते हैं, ये नीचे का लेवल इसे 30 का लेवल कहते हैं। करेक्ट? अच्छा, अब होता है क्या है इसमें कि जब भी इंडिकेटर की ये जो लाइन है, मूविंग एवरेज कह लो इसे, या आरएसआई
कह लो कि आरएसआई जब भी 70 के लेवल से ऊपर जाता है, इस तरह से 70, इस तरह से ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो नॉर्मली मार्केट में ये कहा जाता है कि ये ओवरसोल्ड एरिया, सॉरी ओवरबाउट एरिया, ओवरबाउट, ओबी, ओबी कहते हैं कि इसका ही मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट खुला हुआ है इस वक्त, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खुला हुआ है, यूएसडी जेपीवाई। ओवरबाउट का मतलब है कि इस वक्त में यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाय किया जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाय किया जा चुका है। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा ऑलरेडी बाय की जा चुकी है तो उसके और ज्यादा बाइंग में जाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही आसान है, लोग नॉर्मली इसको हर बंदा ही ट्राई किया हुआ होता है। क्या करते हैं कि जैसे ही ओवरबाउट में आता है लोग सेल कर देते हैं। क्यों? इस वजह से कि और ज्यादा बाइंग के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन ये वो मेथड है जिसमें 90 क्या 95 96% लोगों का लॉस होता है। आपने ऐसा नहीं करना। आप जब भी ओवरबाउट, ओवरसोल्ड एरियाज को देखोगे, आपने हमेशा रेंजिंग मार्केट में देखना है। बस इस चीज का ख्याल रख लेना कि जब भी ओवरबाउट को देखोगे, ओवरसोल्ड को देखो, दैट इज ओवरसोल्ड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा सेल किया जा चुका है, दैट इज ओवरसोल्ड, दैट इज ओवरसोल्ड, यानी 30 के लेवल से नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं है, एंड यहाँ पे भी नहीं हुआ, दैट इज ओवरसोल्ड। तो ये ओवरबाउट और ओवरसोल्ड की जो इंडिकेशन है, ये हमेशा उस वक्त में इस्तेमाल करेंगे जब मार्केट रेंज कर रही होगी, तब ये कंडीशन यूज की जा सकती है, इसके अलावा नहीं। अगर आपने ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ओवरबाउट, ओवरसोल्ड यूज कर लिया तो फिर बहुत भारी नुकसान का सामना हो सकता है। इस चीज को भी आप अ, जब तक एहतियात करोगे, मतलब ये वो पॉइंट है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बारे में, बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, सो ओवरबाउट, ओवरसोल्ड को कैसे यूज करेंगे आरएसआई में? कि जब मार्केट रेंज करेगा ना, यानी कि ये देखो, चलो मैं इसको लेके आता हूँ H4 टाइम फ्रेम में। H4 में हमें नॉर्मली ये सारी रेंजिंग चल रही है, ये देखो, रेंजिंग ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल किया जा सकता है, ये देखो यहाँ पे ओवर बाउट हुआ तो सेल हुआ है, यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ, बाय हुआ है, ओवर सोल्ड बाय, ओवर सोल्ड बाय, ओवर बाउट सेल, ओवर बाउट, ओवर सोल्ड बाय, ठीक है। यानी कि जब भी ओवर सोल्ड होगा आप बाय की एंट्री करोगे, जब भी ओवर बाउट होगा आप सेल करोगे। और ये देखो, ये ट्रेंडिंग मार्केट थी, ये ट्रेंड किया था मार्केट ने, और इस ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या है, ओवर बाउट, रिवर्सल आया, बट मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद अगेन पुल बैक और अप ट्रेंड, यानी कि अगर आप जस्ट इस ओवर बाउट एरिया को ट्रेड करते ट्रेंडिंग मार्केट में तो फिर अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। तो हमेशा ओवरबाउट, ओवरसोल्ड एरियाज को रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सो हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मैं आपको बता चुका हूँ। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस
आपने कब देखना है? जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो, बस ये एहतियातें करनी है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस रेंजिंग में नहीं देखना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखना है ट्रेंडिंग में। ओवरबाउट ओवरसोल्ड एरियाज देखना है रेंजिंग में। ये स्नैपशॉट ले लो इसकी जाए, ठीक है, रेंजिंग में। और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस रिवर्सल्स या कॉन्टिन्यूशन के लिए, तो कॉन्टिन्यूशन किस चीज की होगी? रेंज की कॉन्टिन्यूशन तो होती नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड की देखते हैं, तो दैट मीन्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम देखेंगे ट्रेंडिंग के अंदर, ठीक है। ये बस इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज है। इन चीजों को जब तक फॉलो करोगे आप इंशाल्लाह फायदे में रहोगे। नेक्स्ट इज स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक भी एक ऑसिलेटर है, और इसमें जस्ट ये फायदा होता है कि ये आरएसआई से तेजी से मूव करता है। आरएसआई थोड़ा सा स्लो मूव करता है, और स्टोकेस्टिक थोड़ा तेज मूव करता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, और ये 1950 में बनाया गया था। ये इतना पुराना है, ऑलमोस्ट 70 साल पहले, 71 ईयर्स ओल्ड है ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है। इसको भी ट्रेड करने के लिए क्या, सिंपल, ओवरबाउट ओवरसोल्ड एरियाज रेंजिंग मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। M15 में भी कर सकते हो इसको। M5 के थोड़े से खतरनाक होते हैं, H1 इज फार बेटर। M30 में भी कर सकते हो। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी देखी जा सकती है स्टोकेस्टिक के अंदर, बट पर्सनली मैं स्टोकेस्टिक में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। पर्सनली मैं स्टोकेस्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस विद RSI। सो डाइवर्जेंस कैसे देखी जा सकती है? लो बनाया, पिछला लो ब्रेक करके नीचे आई, और RSI डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इंस्टॉल्ड है। जब ये लो बना था, इंडिकेटर ने भी लो बनाया, और जब ये लो बना, इंडिकेटर पिछला लो ब्रेक करने में नाकाम रहा। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस आ चुका है, और बूम, बेरिश डाइवर्जेंस RSI की मदद से राइजिंग मार्केट, एक हाई बना, पुल बैक, एंड अगेन मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है, राइट। माइक किसका ओपन है? अच्छा जी, एक नया हाई बनाया, और उसके बाद जब ये हाई बना था तो इंडिकेटर ने भी हाई बनाया, और जब मार्केट ने नया हाई बनाया, इंडिकेटर पिछला हाई ब्रेक करने में नाकाम रहा। लाइन लगा के हम देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस आ रही है, और इंस्टेंटली मार्केट देखो आपके फेवर के अंदर। ये बहुत ही कमाल का सिग्नल होता है ये रिवर्सल। मतलब मैं खुद अपनी ट्रेडिंग के अंदर डाइवर्जेंस को रिवर्सल्स के लिए यूज करता हूँ। एहतियात सिर्फ ये करनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप इनको देखोगे। स्टोकेस्टिक कुछ इस तरह का होता है। ये इंडिकेटर मतलब स्टॉक, ठीक है। दो लाइन होती है इसके अंदर, टेस्ट एंड सॉलिड लाइन। 80 और 20 के लेवल्स होते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट। ओवरसोल्ड ओवरबाउट सिंपल, 80 के लेवल से ऊपर ओवरबाउट, 20 के लेवल से नीचे ओवरसोल्ड। ट्रेड वैसे ही करोगे जो बताए, यानी कि जब भी मार्केट ओवरसोल्ड है बाय करो, जब भी ओवरबाउट है सेल करो। बट मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस पे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल होते हो इसके साथ तो बिल्कुल आपको इसके साथ जाना चाहिए। स्टोकेस्टिक के साथ डाइवर्जेंस भी देखी जा सकती है। सेम, मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इंडिकेटर हाई ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। इस जगह पर इंडिकेटर ने भी हाई लगाया, और इस जगह पे इंडिकेटर ने हाई नहीं बनाया, दैट मीन्स कि डाइवर्जेंस आ चुका है, और हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा जी, एक्सरसाइज नोट कर लें। करना क्या है, ADX के साथ आपने नो ट्रेंड, ट्रेंडिंग और एग्जॉस्शन की कंडीशंस को नोट करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मैकडी इंस्टॉल करना है, और इसके साथ ट्रेंड की अलाइनमेंट नोट करनी है, बेयरिश और बुलिश अलाइनमेंट,
डाइवर्जेंस भी नोट करोगे आप, बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस। उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है अब इम्प्रोवाइज्ड मैकडी स्ट्रेटजी की, यानी कि वो डबल मैकडी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई अभी, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करोगे। उसके बाद ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस, आरएसआई स्टोकेस्टिक एंड रेंज इन रेंजिंग कंडीशन, यानी कि आपने आरएसआई और स्टोकेस्टिक की मदद से रेंजिंग मार्केट के अंदर ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरियाज में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। उसके बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, यानी कि इन ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्जेंस कॉन्टिन्यूशन के लिए, डाइवर्जेंस रिवर्सल के लिए। करेक्ट। अच्छा जी, एनालिसिस चेकलिस्ट। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, कोई भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए अगर रूल्स हमारे पास इन रिटन फॉर्म मौजूद हैं तो ये बहुत आसानी हो जाती है, यही हमारा ट्रेडिंग प्लान भी बन जाता है। और हम एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली हम देख देख कर, यानी कि इंसान इंसान को भूलने की आदत होती है, बहुत जल्दी इंसान किसी भी चीज को भूल जाता है, नेचुरल है ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल चीज है। तो इतना सब कुछ हम स्टडी करते हैं, इतनी सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करते हैं, इस वजह से कि जब हम दोबारा से उन चीज़ों को देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएं, हमें दोबारा से याद आ जाएं। तो इसी हवाले से आपकी आसानी के लिए चेकलिस्ट बनाई गई है। और ये चेकलिस्ट में आपने क्या करना है, जस्ट ये नंबर वाइज आपने पॉइंट्स को फॉलो करना है एनालिसिस करने के लिए। करेक्ट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट ओपन करनी है और उस पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का टाइम चेक करना है। मुझे ये बताएं कि आप सबको पता है फॉरेक्स फैक्ट्री क्या चीज़ है? किसी को अगर नहीं पता तो मुझे बता दें। वॉइस खान को पता है और सबको पता है। चले गुड, सबको पता है। चले ठीक है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जब आपने सिस्टम ऑन करना है और आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, सुबह का टाइम है और आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वो चेकलिस्ट है। तो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके हाई इम्पैक्ट न्यूज का टाइम नोट कर लेना है, पेयर वाइज, जो भी पेयर के हवाले से जो भी न्यूज आ रही है। उसके बाद चार्ट ओपन कर लेने हैं, जिस जिस चार्ट को आप देख रहे हो उन चार्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने हैं डेली H4 टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद मार्केट की करंट कंडीशन को एनालाइज करना है। ठीक है, डेली H4 H1 टाइम फ्रेम, ये तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आपने मार्केट की करंट कंडीशंस को देखनी है। अच्छा, ये भी एक स्ट्रेटजी है। सारी चीजें अगर आप छोड़ देते हो ना, लेट से कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। ओके, थैंक यू अब्दुल मोइज खान। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा और बेजारी हो रही है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल। मार्केट को एनालिसिस करो, डिफरेंट कंडीशंस, और उस पेयर के अंदर जिसमें डेली भी बाय ट्रेंड के अंदर हो, H4 भी बाय ट्रेंड के अंदर हो, H1 भी बाय ट्रेंड के अंदर हो। मतलब क्या है कि ट्रेंड जो भी है ना, बाय का है या सेल का है, इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर अलाइनमेंट आ जाए।
सिंपल सी स्ट्रेटजी है। D1 में भी सेल साइड पे अलाइन था, H4 में भी मार्केट गिरती भी जा रही है, H1 के अंदर भी ट्रेंड आ चुका है, सिंपली पुल बैक पे सेल कर दो। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत ही, ये भी बहुत आउट क्लास स्ट्रेटजी है। ठीक है, अलाइनमेंट को आपने देखना है। अच्छा, अलाइनमेंट आपने देख ली, उसके बाद ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये आपकी याद दहाने के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में मौजूद हो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को देखो, यानी कि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ कहीं पे खड़ी हुई है, सुबह जब आप उठे हो, सिस्टम ऑन किया, चार्ट को देखा, तो मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही है, तो फिर एक्सपेक्ट करो कि मार्केट कंटिन्यू करेगी टू द रेजिस्टेंस मेजर, राइट? ओनली मेजर की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज मेजर? वीकली टाइम के रेजिस्टेंस, D1 टाइम के रेजिस्टेंस। उसके बाद जब भी मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में खड़ी हो तो फिर कॉन्टिन्यूशन को देखते हैं, फिर रिवर्सल को नहीं देखते हैं। कैसे देख सकते हो कॉन्टिन्यूशन? ADX की मदद से देख सकते हो, कन्वर्जेंस देख सकते हो जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है? और देयर मस्ट बी अ कंप्लीट साइकिल इन द बैकग्राउंड, यानी कि ये व्हाट इज बैकग्राउंड? दैट इज अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हायर हाइज के कंप्लीट साइकिल मौजूद होने चाहिए, करेक्ट? हायर हाइज और हायर लोज इन अप ट्रेंड, लोअर हाइज लोअर लोज इन डाउन ट्रेंड। एंट्री शुड बी ऑन थर्ड फोर्थ टच ऑफ ट्रेंड लाइन, यानी कि अगर आपने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है तो इस तरह से कंटिन्यूशन का वेट करोगे, यानी कि आपकी एंट्री यहाँ से होगी, ट्रेंड लाइन भी आप मार्क करो, चैनल भी मार्क करो उसके तीसरे टच के ऊपर, और TP आपका इस जगह पे। ठीक है, मूविंग एवरेज 20 या 50 के टच के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉइंट क्या बता रहा है? अगर मार्केट, ये रेजिस्टेंस मार्क किया आपने, ये आपने सपोर्ट मार्क किया, और मार्केट रेजिस्टेंस तक रीच कर चुका है, तो फिर कॉन्टिन्यूशन नहीं देखना, फिर रिवर्सल देखना है, लाइक दैट। ठीक है, तो रिवर्सल कैसे देखोगे? डाइवर्जेंस यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, यहाँ डबल टॉप बने, हाई ब्रेक हो, डाइवर्जेंस को देखो, अगर डाइवर्जेंस आ रही है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट, ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, फैसल, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी होती है, वीक सपोर्ट कौन सी होती है, बहुत डिटेल में बताई थी। वो दीवार वाली एग्जांपल याद करो, दीवार के ऊपर जितनी ज्यादा हम जरब जरब लगाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो दीवार उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी, ठीक है? और जिस दीवार पे पहली बार चोट लगेगी वो उतना मजबूत होगी। ठीक है नहीं? तो इस हवाले में आपने, ये डबल टॉप बन रहा है, हाई ब्रेक हो गया, डाइवर्जेंस को अगर डाइवर्जेंस मिल रही है तो फिर एग्जैक्टली ऑन नेक्स्ट से आप सेल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मार्केट ने किसी भी लेवल को ब्रेक कर दिया, पुल बैक का वेट करो, इसी लेवल पर रीटेस्ट का वेट करो, और कंटिन्यूएशन को वेट करो, ये वाला पॉइंट है। If market breaks any horizontal support or resistance level, then ideal trade would be break and retest, यानी कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, पुल बैक इसी लेवल पे, और फिर काउंटर रिवर्सल नहीं, अगर कन्वर्जेंस आ रही है तो पुल बैक एंड ट्रेड। इन तमाम एरियाज के अंदर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाए तो ये और भी अच्छी बात है, कंफर्मेशन मिल जाती है। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 1 था, और ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो पार्ट 2 भी जो है वो भी लेंथी है। तो आप क्या कहते हो, कंटिन्यू करें या फिर वेडनेसडे पे रखें पार्ट 2? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थक गए हो आप हैं? सबके सभी, ये सब लगता है मशवरा कर लेते हैं आपस में पहले ही। हाँ, अच्छी बात है,
तो ये भूलना नहीं है। तो फिर अच्छी बात है, फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट फिर हम वेडनेसडे वाले दिन करेंगे, ठीक है, रात 10 बजे। और फिर प्रैक्टिस क्लास हमारी फ्राइडे वाले दिन रात 11 बजे होगी, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरा रात 10 बजे फ्राइडे को। तो वो 1 घंटे का सेशन होगा, और मैं वो वहां से बोल बोल के फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, और फिर सेशन कर देंगे आपसे। ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल किसी भी दोस्त का? I'll send you. चले, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।